पर है कहने के प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो आपने ये शब्द बहुत सुना होगा साथियों, लेकिन इसका अर्थ अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वो समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं होता है उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वास्को डी गामा कहां का यात्री था आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो साथियों पुर्तगाल का यात्री था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। करके बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र साथियों कब बना था आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे 1971 में। क्या 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके 42 में संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई थी। तो धर्मनिरपेक्षता मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों इस सवाल का आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। धर्मनिरपेक्षता शब्द साथियों जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है संविधान की प्रस्तावना में। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। तो अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए तो क्या इसका मतलब मित्रता होता है? नहीं। क्या इसका मतलब धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है? सांप्रदायिकता का मतलब मैं कहूंगा बिल्कुल सही। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी। यानी कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो लगभग महिला साक्षरता दर जो थी वो 65% थी। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं और इनका फायदा आपको जब देखने को मिलेगा जब एग्जाम हॉल में कंप्यूटर पर ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो इसलिए बस आपको पूरे ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चंस को देखते जाना है। ये कैसे आपके मनोमस्तिष्क में फीड हो जाएंगे ये आपको भी साथियों नहीं मालूम पड़ेगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो साथियों ए ओ ह्यूम की अगर बात करें तो यही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई साथियों ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या क्या सही है। तो इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। नहीं साथियों, यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल सही। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाला कथन गलत है। गलत है तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था। उसके बाद देखिए कह रहे भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। यानी कि जब भारत आजाद हो गया था तो फिर यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए अस्थाई सदस्यों के चयन के, है ना, क्या लिखा हुआ, अस्थाई सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ 2 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्यों का, अस्थाई सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे, बिल्कुल। मार्शल टीटो भी जुड़े थे, कर्नल नासिर भी जुड़े थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो नहीं जुड़ी थी। इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। देखिए किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर साथियों बात करें मानसिक रूप से विकृत, गरीबी रेखा से नीचे, वयस्क, विकलांग, तो किन कारणों के आधार पर मानसिक रूप से विकृत जो होता है ना वो भारत में वो व्यक्ति भारत में अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से विकृत है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था। तो साथियों पता 1765 इन्होंने 1765 में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट को पारित किया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। रॉलेट एक्ट का पारित किया गया तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1919 में साथियों रॉलेट एक्ट को पारित किया। अगला देखिए कह के राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। तो इन्होंने जो काम किया था साथियों वो सती प्रथा पर काम किया था। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए राजा राममोहन राय ने काम किया था। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की स्थापना, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। तो इनका नाम साथियों क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका नाम था और भारत में पुर्तगाल
उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले ये व्यक्ति थे, इन्होंने ही साथियों ये काम किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था। तो ये काम 1881 में हुआ था, यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा 1881 में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि मध्यकालीन समय यानी कि कब से लेकर कब तक शताब्दी तक रहा, यानी कि मध्यकालीन समय जो था ये 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक रहा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये आप लोग याद रखेंगे। कह रहे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई थी, तो वो साथियों मेरठ से हुई थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी उसका नाम क्या था। तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी साथियों, राजगृह थी, है ना। उसके बाद देखिए मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था, तो साथियों कौन था मुझे आप लोग बता दीजिए। तो क्या कुत्ता था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। अगर आपका कुत्ता आंसर है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था, यानी कि कब से मुगल काल का पतन शुरू हो गया था, तो जब आधुनिक काल जैसे ही शुरू हुआ था। आधुनिक काल की अगर बात करें, है ना, मुगल काल का पतन शुरू हो गया था आधुनिक काल से। उसके बाद देखिए न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है मुझे बताइए। तो न्यूलिथिक की अगर बात करें, न्यू मतलब नया, तो नया कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है नव पाषाण काल या न्यूलिथिक, बात एक ही है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर, 5 जुलाई, 5 जून, बिल्कुल सही जवाब। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखें। कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर्गत का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस अध्ययन की अगर बात करें इसको ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको क्या कहा जाता है, इसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। जल प्रपात का निर्माण इनमें से किस कारक द्वारा होता है, तो जल प्रपात का निर्माण जो होता है साथियों वो एक तरीके से नदी द्वारा होता है, नदी। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कहने के बिंदु यानी कि वो बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको साथियों पता, भूकंप केंद्र कहा जाता है, जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो क्या केंद्र कहते हैं, शंकु कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, नहीं साथियों उसको क्रेटर कहा जाता है। किसको, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पुनर्वैकृत संसाधन नहीं है, तो कौन सा साथियों नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पुनर्नवीनीकृत संसाधन नहीं है, तो देखिए सौर ऊर्जा है, बिल्कुल है। उसके अलावा वन्य प्राणी है और वन भी है, लेकिन लौह अयस्क नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, वो राज्य कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको मैंने कई बार बताया है कि गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि जैविक संसाधन का एक उदाहरण इसमें से मुझे बताइए। तो जैविक संसाधन की अगर बात करें तो वन क्या है, वन एक जैविक संसाधन ही तो है ना। चलिए साथियों अभी हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा तैयार रखिएगा। और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। करके जो शहर, वो शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो मुंबई आप लोग याद रखेंगे, मुंबई को भारत की कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि वो जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है वो जानवर कौन सा है। तो अगर बात करते हैं क्या वो हाथी है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, हाथी राष्ट्रीय, है ना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है, आंसर आपका भी होगा। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साथियों सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है भूकंप से संबंधित अध्ययन को। उसके बाद देखिए हाल ही में किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। तो अब आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अपने देश भारत ने ही सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। उसके बाद देखिए किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो मैं कहूंगा रोहित शर्मा इनका नाम है। और रोहित शर्मा ने, ये भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर साथियों नियुक्त हुए हैं, तो ये जर्मनी देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं, आंसर आपका सी होगा। जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो मैं कहूंगा आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड देश शीर्ष पर रहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए करके सुदीरमन कप 2025 ये किस देश ने जीता, तो ये तो साथियों चीन ने जीता है। अभी हाल फिलहाल में सुदीरमन कप 2025 किस देश को दिया गया है, चीन देश को दिया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है,
कह रहे कि किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ज्योति योजना केरल राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मैं कहूंगा बिल्कुल केरल राज्य सरकार के द्वारा ज्योति योजना शुरू की गई। इसमें प्रवासी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद देखिए कहाँ पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो ये साथियों किस राज्य में किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये साथियों सुभाषिष बोस को चुना गया और सौम्या गुगुलोत को चुना गया है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि मार्शल ऑफ द ईयर फोर्स अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का छठा संस्करण जो है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद देखिए किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये 2 दिन के भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे? तो ये साथियों ईरान के हैं, है ना, ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची इनका नाम है, और ये भारत में नई दिल्ली पर 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना, आपसे पूछा जा रहा है साथियों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहां पहुंचा है? तो ये सिंगापुर पहुंचा है। सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो कर्नाटक होगा, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, कर्नाटक राज्य सरकार आपका आंसर होगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो ये सभी के सभी साथियों रीजनिंग के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम आने की पूरी संभावना है। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। एक सवाल आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि कोई वर्ड लिखा जाएगा और कोई उसकी जगह पे कोई संख्या हो जाएगी, फिर एक वर्ड लिखा होगा, फिर उसकी जगह पे एक संख्या होगी। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, पूछा जाएगा इस वर्ड के लिए कौन सी संख्या हो सकती है। तो इसको पता कैसे करेंगे? कभी भी एक बड़ा सा नंबर आ जाए, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इन प्लेस वैल्यू को प्लस करके ये होगा। देखिए साथियों जिसके 13 प्लस 1 प्लस टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है और आर 18 पर होता है, ई 5 पर होता है। इसको प्लस करके देखिए कि 82 आता है। देखिए 13 1 14 हो जाएगा, है ना, 14 और ये 21 है ना, 14 और 1 कितना हो जाएगा 21, 15 15 और फिर ये 20 कितना हो जाएगा 25 35 35 और 20 कितना हो जाएगा 45 55 55 5 कितना हो जाएगा साथियों आपका 60 हो गया। 60 और 70 78, ये तो सातों 78 हो गया, लेकिन ये तो 82 है, यानी कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा है, इसमें सातों एक्स्ट्रा 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 82 आएगा। अच्छा इसकी अगर बात करें, देखिए H आता है 8 पर, I आता है 9 पर, G आता है 7 पर और फिर से H आ गया, क्या फिर से H आ गया 8 पर और फिर E 5 पर और फिर R 18 पर। देखिए ये 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 और 9 29 हो जाएगा, 29 और आपका 38 हो जाएगा, है ना, 38 और 10 कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर 56 आ रहा है, कितना आ रहा है सातों 56 आ रहा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी? फिर से एक बार देखिए, H 8 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर। देखिए 8 5 कितना हो जाएगा 23, 23 और ये कितना हो जाएगा 31, 31 और 38, 38 47, 47 और ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। हाँ 55 आ रहा है, तो 55 और ये कितना है 59, यानी कि इसमें भी हमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेस वैल्यू को प्लस कीजिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए। A 1 पर आता है, S 19 पर आता है ना, और I की अगर बात करें, सॉरी S तो 19 पर आता है, S 19 पर आता है, I जो है ना वो आपका 9 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है। ये तो 15 हो गया, 15 और आपका 24 हो गया, 24 आपका 25 हो गया, 25 और 20 कितने हो जाएंगे 35 45 यानी कि 44 हो गया। इसमें 4 जोड़ना है तो सातों ये 48 हो जाएगा। कि 48 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल सातों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का सातों आपको चयन करना है ना। चलिए तो जैसे यहाँ पर KBZ से HYW बनाया गया है, वैसे VIF से कौन से 3 लेटर यहाँ पर बनेंगे, बस इतनी सी आपको बताना है, बात बताना है। देखिए K होता है 11 पर, ये 11 से H होता है 8 पर, यानी कि यहाँ पर तो सातों 3 घटाया गया है। B होता है 2 पर, यहाँ पर Y हो गया। जब B में 3 घटाओगे तो Y ही आता है। कैसे, ये मैं आपको बता दें। देखिए A आएगा, फिर Z आ जाएगा, फिर Y आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 घटाया गया है। Z होता है 26 पर, W होता है 23 पर, यानी कि यहाँ पर भी 3 घटाया गया, तो क्या यहाँ पर भी 3 घटाया जाएगा? देखिए एक बार ट्राई करके। V 22 पर होता है, 3 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे साथियों 19 आ जाएगा, है ना। 19 पर S होता है। I 9 पर होता है, 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 पर सातों F होता है। F होता है 6 पर, 3 घटाओगे C आ जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन ऐसा है जिसमें F S F
और सॉरी SFC लिखा हुआ है, बिल्कुल साथियों SFC तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष पर आधारित साथियों आपका ये सवाल है। कहा जा रहा है कि कुछ नमकीन पिज्जा है, कुछ नमकीन पिज्जा है साथियों, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ये नमकीन हो जाएगा, और कुछ नमकीन पिज्जा है, मान लीजिए इतनी नमकीन पिज्जा हो गई, ठीक है। कह रहे कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये पिज्जा है, कह रहे कि कोई पिज्जा जो है ना साथियों क्या बिस्किट नहीं हो सकता, ठीक है, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं होगा, तो कोई बिस्किट भी पिज्जा नहीं हो सकता है ना, और कुछ नमकीन भी बिस्किट नहीं हो सकते। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हो, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा साथियों यहाँ पर गलत है। चलिए यानी कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है ना, कोई बिस्किट नमकीन, ये तो बात गलत हो जाएगी। इतना देखिए, इतने के बारे में हमें नहीं पता है, ये बिस्किट हो भी सकते, ये नमकीन, और नहीं भी हो सकते। हमें इतना बताया गया है कि कुछ नमकीन बिस्किट नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, ये बात मैंने आपको बताई थी, कोई पिज्जा बिस्किट नहीं हो सकता, तो कोई बिस्किट भी पिज्जा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला। कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, हाँ कुछ पिज्जा है ना, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है। जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं हो सकता तो कुछ पिज्जा भी बिस्किट नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन आपका, निष्कर्ष आपका दूसरा और तीसरा वाला बिल्कुल सही है। इसलिए ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इस सीरीज टाइप के क्वेश्चन को साथों आपको सही करना है। जैसे कि एक चार है ना, चार भुजाओं वाली आकृति है। अब यहाँ पर चार भुजाएं तो है, लेकिन एक भुजा ऐड कर दी गई है, 5 कर दी गई है। फिर यहाँ पर साथियों 6 भुजा कर दी गई हैं, और फिर यहाँ पर 7 भुजा कर दी गई हैं। तो अब यहाँ पर साथियों ये चीजें तो बनेंगी, ये भी बनेगा, ऐसे बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक भुजा बढ़ा दी जाएगी। तो ऐसा कहाँ पर आपको साथियों देखने को मिल रहा है, मैं कहूंगा ऐसा तो मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों के जवाबों को देना है। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं, ये और लिखा होगा, जैसे यहाँ सब और लिखा है ना, वैसे ये भी और लिखा होगा। खैर चलिए, कह रही कि दिए गए विकल्पों में से दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से सही क्रम समीकरण क्या होगा। 5 - 3 × 0 + 1 = 2। यानी कि अगर हम इस ऑप्शन को सही माने, है ना, इस ऑप्शन को सही माने और 5 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 5 कर दें तो क्या बराबर 2 आएगा। देखिए जरा, जैसे ये 5 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 है तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 5। पहली बात तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, और फिर 2 तो आ नहीं सकता, इसलिए ये आंसर आपका नहीं हो सकता। बी वाले को अगर हम साथों चेक करें तो 5 की जगह पर 2 है ना, 5 की जगह पर 2, ये 2 आ गया, 3 की जगह पर 3 आ जाएगा, गुणा 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, क्या बराबर 2 आ रहा है, 0 हो गया, 2 तो नहीं आ रहा है साथियों, है ना। तो ये भी हमारा क्या, ये भी हमारा आंसर एक तरीके से नहीं हो सकता, इसको भी कट कर दीजिए। और 1 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 1 है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, 0 आ गया, और 5 - 0 और 1 की जगह पर 3, ये आ रहा है साथियों। ये तो ऐसे एक तरीके से अगर बात करें, फिर से एक बार देखिए जरा इसको सही से, 1 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 1, 5 है तो 5 का 5 आ जाएगा, -3 है, 3 की जगह पर 1 आ जाएगा, 0 है प्लस आपका क्या है 1 है, 1 की जगह पर 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, क्या 2 आता है, देखिए जरा, है ना, 5 आ गया, -1 की गुणा इससे करोगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। अच्छा ये प्लस, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, एक तरीके से माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि साथियों 2 = 2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब अगले नंबर का सवाल देखिए, एक नंबर सीरीज का यहाँ पर सवाल आ चुका है, और आपके एग्जाम में साथियों 2 से 3 सवाल अलग अलग पैटर्न पर आधारित आएंगे साथियों नंबर सीरीज के। तो इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि सबसे पहले 86 है, उसके बाद साथियों 107 है, उसके बाद यहाँ पर 82 है, और उसके बाद 111 है, और उसके बाद 78 है, और उसके बाद साथियों 115 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अब 86 से अगर 107 करे, फिर 82 के, फिर 111, फिर 78, मेरा मानना यह है कि अगर आप 86 से 82 कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, 82 से 78 कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें कितने घटाएंगे, 82 में अगर 4 आप घटा देते हो तो 82 आ जाएगा 86 में, और 82 में अगर 4 घटा देते हो तो 78 में, 78 में 4 घटा देते हो तो 74 आ जाएगा। क्या 74 आंसर होगा? 74 वैसे ऑप्शन में है, लेकिन हम एक तरीके से और देख लेते। देखिए अगर 107 में हम यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो 11 आ जाएगा, 100 यहाँ पर भी साथियों 4 बढ़ाएंगे तो कुल मिला के ये 74 ही आएगा, और 74 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि यहाँ पर आपको बताना है, एक सेकेंड देखिए, आपको बताने कि यहाँ पर कौन सी आकृति सही तरीके से आएगी, एक बार साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यह है, तो एक ऐसे करके यहाँ पर आएगी, ये तो आएगी ही आएगी।
अब आप देखिए साथों ऐसी कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है ना। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, तो क्या गैप वाली आना चाहिए या बिना गैप वाली? मैं कहूंगा गैप आएगा, क्योंकि आप देखो कि सभी में साथों यहाँ पर आपको गैप नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है ना। तो ऐसे ही साथियों आपका यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करके गैप आ जाएगा, जो कि ये है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। चारू भावना की पड़ोसी ने, देखिए कितने लोग हैं, 5 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 और एक साथ, तो यहाँ पर हम 5 बना लेते हैं, है ना। चलिए तो कहने के चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, चारू भावना के आसपास नहीं बैठेगी, भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। तो गीता जो है ना भावना और हेमा की पड़ोसी है, भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है? अगर हम यहाँ पर बात करें कि भावना जो है ना ये हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो अगर मान लीजिए हेमा को हम कहीं पर भी बैठा दें, हेमा को मान लीजिए हम यहाँ पर बैठा दें, तो सभी का मुंह केंद्र की ओर है, तो हेमा का बायां क्या हो जाएगा साथों? हेमा का बायां ये हो जाएगा। तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? भावना, यानी कि भावना यहाँ पर बैठी होंगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि गीता जो है ना ये भावना और हेमा की पड़ोसी है, तो गीता जो है ना ये भावना यानी कि भावना की भी पड़ोसी है, गीता जो है भावना की भी पड़ोसी और हेमा की भी पड़ोसी, यानी कि गीता यहाँ पर बैठेंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लाइन और बची करके, भावना की पड़ोसी नहीं है चारू, तो भावना की पड़ोसी चारू, यानी कि चारू यहाँ पर नहीं बैठेंगी, तो चारू यहाँ पर बैठेंगी। तो 5 लोग थे, 4 की पोजीशन हो चुकी है, एक बची है, पूजा बची, तो जाहिर सी बात है पूजा यहाँ पर बैठेंगी। तो कहने कि भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है? भावना के ठीक दाएं कौन बैठा है? गीता बैठी है, तो गीता आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर फिर से साथियों एक नंबर सीरीज का सवाल आ चुका है, कह रहे कि 6075 है, उसके बाद साथियों 2025 है, और फिर आपको बताना है अगला नंबर क्या आएगा, और उसके बाद 225 आएगा, और उसके बाद साथियों 75 आएगा। तो इसमें आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, एक बार मुझे बताइए कैलकुलेट करके साथियों क्या आएगा। देखिए अगर 6000 से हम इसको 2000 पर देखें तो ये इसका 1/3 है। अरे भाई 6000 का 1/3 ही तो होता है 2000, और 75 का 1/3 होता है 25। तो मैं कहूंगा इसकी भाग अगर आप 3 से करोगे तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब आप देखिए क्या इसकी भाग भी अगर हम 3 से करें तो 75 आता है, बिल्कुल सही साथियों, 75 तिया 225 होता है, यानी कि अगर 225 की भाग आप 3 से करोगे तो आपका 75 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 आ गया। कहने का मतलब है कि इसकी भी भाग हमें 3 से करना पड़ेगी, और फिर इस जो नंबर आएगा उसकी भाग 3 से करोगे तो 225 आएगा। इसकी भाग 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा, 3 से 3 अट्ठे कितना हो गया, 3 अट्ठे भी ज्यादा हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 की अगर बात करें तो 3 छंग आपका क्या हो गया 18 हो गया, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अब देखिए 300 675 कहीं पर लिखा हो, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर अब इसको भी जरा 3 से भाग करिए, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि हमारा 100% आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जा सकते हैं। इसलिए साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं टारगेट सिलेक्शन पर, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से साथियों आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो ये समझ लीजिए जब भी आपका एग्जाम है, आपको डेट हो सकता हो मालूम पड़ गई हो, तो आप टारगेट सिलेक्शन की हर एक वीडियोस को देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी करवाई जा रही है और बिल्कुल शिखर तक आपको साथियों पहुंचाया जाएगा। तो एक एक चीज आपको बताई जाएगी, इसलिए चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आज दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि टारगेट सिलेक्शन पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार करेंगे और अपने पेपर को साथियों क्रैक करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें शब्दकोश के क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है कि सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा, उसके बाद उसके बाद और उसके बाद। आप देख पा रहे हैं कि SMA यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें L आता है, R आता है, C आता है, S आता है, T आता है। मैं कहूँगा सबसे पहले इसमें C आता है, तो ये 3 नंबर सातों सबसे पहले आ जाए। अच्छा कुछ और पूछा जा रहा है कि इस क्रम में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो ये तो पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद R आएगा या L आएगा। मैं कहूँगा L आएगा, तो ये आएगा दूसरे नंबर पर, है ना। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ST, T होता है 20 पर, S होता है 19 पर, R होता है 18 पर, तो ये आपका साथियों तीसरे नंबर पर आ जाएगा स्मार्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो स्मार्ट होगा, क्योंकि स्मार्ट आपका तीसरे नंबर पर आएगा और यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ला दिया हूं, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये चित्र है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो यहाँ पर कौन सा वाला चित्र आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तो नीचे अंदर 3 लिखा है,
यहाँ पर 4 भुजाएं हैं तो अंदर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो अंदर साथियों 5 लिखा है, यानी कि यहाँ पर 6 भुजाओं वाली आकृति आएगी। 6 भुजाओं वाली आकृति आएगी तो 6 भुजाएं क्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 है लेकिन अंदर 7 लिखा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है और अंदर 9 लिखा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 है, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर भी लिखा है अंदर और भुजाएं भी 6 हैं, इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे के BEHALF को DCJYND लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि CLINIC को क्या लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर लॉजिक आपको देखना है कि साथियों देखिए बी होता है 2 पर, ई होता है 5 पर, एच होता है 8 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, एफ 6 पर होता है। अब 2 से ये 4 हो गया है, डी 4 पर ही तो आता है ना। फिर 5 से 3 हो गया है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाया गया, उसके बाद 2 घटा दिया गया। देखिए 8 है, 8 से यहाँ पर जे यानी कि 10 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 2 बढ़ा दिया गया, फिर 1 से यहाँ पर वाई हो गया, यानी कि अब इसमें 2 घटा दिया गया, यानी कि 2 बढ़ाने 2 घटाने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। देखिए सी 3 पर आता है, एल 12 पर आता है, ए आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है, आई 9 पर आता है, सी 3 पर आता है। सबसे पहले आपको 2 बढ़ाना है। जब आप इसमें साथियों 2 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 और इसमें 2 घटाओगे 10 आएगा, 2 बढ़ाओगे 11 आएगा, 2 घटाओगे 12 आएगा, 2 बढ़ाओगे 2 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें 5 पर क्या आता है सातों ई, 10 पर जे है ना, के 11 पर आता है, और एल जो है ना वो 12 पर एल हो जाएगा, 11 पर सातों क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि ई जे के एल के ये सब कहाँ पर लिखा हुआ, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एमक्यू के बाद सातों एसओ है, फिर क्यूयू है, फिर सातों डब्ल्यूएस है। तो अगले 2 लेटर आपको बताने कौन से होंगे। देखिए अब अगर बात करें ना यहाँ पर हम लोग, देखिए एम 13 पर होता है, 13 में अगर आप कितने बढ़ाओगे तो एस आ जाएगा। 13 में अगर कितने बढ़ाओगे साथियों तो यहाँ पर एस आ जाएगा, फिर क्यू फिर तो माइनस हो गया, यानी कि लॉजिक नहीं लगेगा। एक काम करिए साथियों, एम होता है 13 पर, क्यू होता है 17 पर, एस होता है 19 पर, ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, और यू होता है 21 पर, और डब्ल्यू होता है 23 पर, एस होता है सातों 19 पर। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें अगर हम 13 में 4 बढ़ा देंगे तो 13 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सातों अगर कितना बढ़ा दें, एक तरीके से 4 घटा दें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा और फिर सातों हमें 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 4 हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। देखिए इसमें कितना गैप है, 2 का गैप है, इसमें भी 15 में 2 बढ़ाया गया है, 21 में भी 2 बढ़ाया गया 23 होगा, 19 में 2 बढ़ाए जाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 में 4 प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि 21 की जगह पर साथों यू आएगा और 25 की जगह पर वाई आएगा। तो ऑप्शन में कहीं यू और वाई लिखा हुआ है, मैं कहूँगा बिल्कुल यू और वाई लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 6 मित्र हैं PQRST, ये एक यू, ये कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की तरफ मुंह है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और साथियों 6 है ना, इतने लोग हैं। ठीक है, पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है, आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, और एस टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए हम वो लाइन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कॉमन मिलेगा। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पी और क्यू आगे कहीं पर नहीं है, तो इस वाली लाइन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें एस यहाँ पर मिल रहा है और एस हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसको देखिए कह रहे कि आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है। तो अगर हम साथियों मान लीजिए आर को यहाँ पर बैठा ले और एस को यहाँ पर बैठा ले, तो आर और एस के ठीक बीच में कौन है, यू है, यानी कि यू यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद कह रहे कि टी के ठीक बाईं ओर बैठा है साथियों एस, है ना। तो टी अगर यहां पर हम बनाए तो टी के ठीक बाईं ओर बैठ जाएगा साथियों एस, है ना, ये इधर हो जाएगा, क्योंकि सभी का मुंह बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं भाई साहब, बाहर की तरफ है लिखा हुआ है। तो टी का बायां हो जाएगा एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ऊपर वाली लाइन को देखिए करके क्यू के ठीक है दाईं ओर बैठा है पी, तो क्यू के ठीक है ना, क्यू के ठीक दाएं की अगर बात करें तो क्यू यहां पर आ जाएगा, क्यू के ठीक है दाएं कौन बैठेगा, पी, यानी कि पी यहां पर आ जाएगा। तो अब सवाल पूछा जा रहा है टी के विपरीत पर कौन बैठा है, टी यहां पर बैठा है, टी के विपरीत साथियों आर बैठा है, तो आर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों अब आपके यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन साथियों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि होगी, कितनी हानि होगी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाते हैं, मान लीजिए कुल मोबाइलों की संख्या कितनी है साथियों, कुल मोबाइलों की संख्या मान लेते हैं अगर साथियों 100 है ना,
100 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है यदि कुल मोबाइलों के 75%, क्या साथियों 75% मोबाइल, मान लीजिए 75% मोबाइल 20% की हानि पर बेचे जाए, तो देखिए जरा 75 का 20% आखिर होता कितना है ना। चलिए 20 से कम 20, 20 पंजे हो जाएगा, 5 से कट करोगे तो यहाँ पर 5 से कम 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि 15 मोबाइल जो है ना, क्या कह सकते हैं साथियों 15% मोबाइल, 15% मोबाइल की अगर बात करें तो ये हानि पर बेचे जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है और शेष मोबाइल, देखिए 75% यहाँ हो गया, अब 25% ही तो बचा, यानी कि 25% के शेष मोबाइल के 30% मोबाइल लाभ पर बेचे जाते हैं, तो 25 का जरा 30% निकालिए, देखिए कितना होता है। तो 25 से कम 25, 25 चौक हो जाएगा, 4 से कट करोगे 4 कम 4, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, और पॉइंट लग के 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 75% क्या साथियों, सॉरी 7.5% जो है ना मोबाइल ये लाभ पर बेचे जाते हैं, कह रहे हैं ना लाभ पर बेचे जाते हैं। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि हानि कितनी हुई है, देखिए यहाँ पर हानि हुई है 15% की, और यहाँ पर लाभ हुआ है 7.5% का, तो देखा जाए हमें हानि कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 7.5% की तो हानि हुई। अरे भाई 15% की हानि यहाँ पर हो गई, लेकिन हमें यहाँ पर 7.5% का लाभ हो गया, तो कुल मिला के हानि जो होती है वो 7.5% की हानि होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अच्छा सवाल था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। उसके बाद देखिए 66 नंबर का सवाल है, कह रहे कि 2 का 40 माइनस ब्रैकेट में 44 प्लस 2 माइनस 96, ये आपको कैलकुलेट करके बताने कितना होगा। देखिए 44 प्लस 2 आपके 46 हो जाएंगे, लेकिन 96 में से आपको 46 को घटाना होगा, है ना, तो 0 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा, लेकिन जो नंबर आएगा वो माइनस का 50 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है ना। अच्छा अब इसको देखिए 2 और ऑफ का मतलब गुणा हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर ये 80 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, तो 80 50 कितना होता है 130 होता है। 130 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, तो इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। देखिए 33% की अगर छूट दी जा रही है ना, 33% की अगर सातों यहां पर अगर हम लोग बात करें छूट दी जा रही है, तो वस्तु को 67% में बेचा जा रहा है। 33% की छूट के बाद इतने रुपए में बेची जाती है, यानी कि 67% में बेची जाती है, तो वो वस्तु 2546 रुपए की होती है। अंकित मूल्य बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 25 बटे अगर 67 कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालना है तो इसकी 100 से गुणा करो और इसकी भी 100 से ही सातों गुणा कर देना, है ना। इसको आपको क्या करना है, एक बार सातों आप लोग इसको कैलकुलेट कर दीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 2500 क्या साथियों, एक काम करिए 2546 को कर दिए, फिर उसमें 2 जीरो लगा दीजिएगा, क्योंकि सभी में 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो 67 की अगर बात करिए कि इसको 70 मान लीजिए, है ना, इसको 70 मान लीजिए, 7 तियाँ 21 होता है, यानी कि 210, तो 67 तियाँ देखो जरा कितने होते हैं, 67 तियाँ, सॉरी 67 तियाँ, 3 सत्ते आपका 21 हो जाएगा, 3 छंग 18, 19 20, यानी कि 201 होगा, क्योंकि 67 चौक करोगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 67 तियाँ कितने हो गए, 201 हो गए। अब देखिए 6 आ गया और 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 67 की गुणा किससे करोगे कि 536 हो जाए, तो देखिए जरा सा, तो किससे आप कर सकते हो, अगर 67 की गुणा 10 से कर दोगे फिर तो 670 हो जाएगा। तो 8 से करके देखो, 67 की गुणा 8 से, 7 अट्ठे 56 हो गया आपका, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, छठे 48, 48 5 हो गए 53 आपके। तो बिल्कुल सही साथियों, अट्ठे कितना आ जाएगा 536 ही तो आ जाएगा, पूरा पूरा कट हो गया और डबल जीरो जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि 3800 आपका बिल्कुल सही और सटीक चला जाएगा। यानी कि 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2546 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 3800 रुपए होगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। चलिए साथ, तो उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि एक मिश्रण है, इस मिश्रण में अम्ल भी है और पानी भी है। अगर अम्ल साथियों 4x है तो पानी का अनुपात 7x होगा। कह रहे कि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात जो हो जाएगा वो 8:19 हो जाएगा। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इस मिश्रण में अम्ल की अगर बात करें 4x है और पानी की बात करें 7x है। यहाँ पर 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 10 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो फिर अम्ल और पानी का अनुपात जो हो जाता है वो 8:19 हो जाता है। ये लिखा हुआ 8:19 हो जाता है। करके मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी, अम्ल की मात्रा 4x है, यानी कि आपको कुल मिला के बताना है साथियों 4x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है ना। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, फिर उसकी गुणा साथियों 4 से हम लोग कर देंगे, आपका आंसर बहुत आराम से यहाँ पर साथियों आ जाएगा। अब इसके साथों आप क्या करा सकते हैं, आप इसकी काम करिए साथियों, आप इसकी गुणा कराइए। इसके 19 चौक की अगर बात करें साथियों, 19 चौक आपके 76 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 76x आ जाएगा, 76x आ गया।
और अब 8 की गुणा 7 से, 7 8 कितना हो जाएगा सातों, 56x हो जाएगा, 56x हो गया, प्लस 8 की 10 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है साथियों, यहाँ तक आपकी सारा कुछ समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, अब देखिए 76x यहाँ पर लिखा है, बराबर के उधर 56x है, बराबर के इधर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 76 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 6 जाएगा, साथियों 0 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 20x बराबर 80 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80। तो कुल मिला के मैंने कहा था कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी, अम्ल की मात्रा 4x है, तो 4x का मान आपको बताना है ना। x बराबर 4 है, तो 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा सातों, 16 हो जाएगा, यानी कि 16 लीटर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए सातों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने कि आपसे 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। तो 15 लड़के हैं, इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। अगर मैं कहूँ 15 लड़कों की कुल मिला के आयु कितनी है, तो 24 गुणा 15 से कर देना, यानी कि 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह को छोड़कर चला गया। यानी कि अब कितने लोग बचे, अब 14 लोग बचे, क्योंकि एक बच्चा चला गया 13 वर्ष का, ठीक है। यानी कि एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, ठीक है, एक नया लड़का समूह में आता है और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि अब 14 नहीं है बल्कि एक बंदा आ गया है, 15 ही लोग ही हैं, और उनकी आयु यानी कि अब औसत आयु 24 से बढ़कर 1 वर्ष बढ़ जाती है ना, 24 से बढ़कर 25 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर कुल मिला के साथियों बताना है ना। चलिए तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहले वाले 15 लड़के थे उनकी आयु कितनी थी, तो 15 की गुणा 24 से कराइए, 15 की गुणा 24 से कराइए, तो 15 चौक कितना हो जाएगा सातों, 60 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 0 6 3, यानी कि 15 जो पहले वाले लड़के थे 15, उनकी 360 कुल मिला के आयु थी। अब इसमें एक बच्चा गया और दूसरा बच्चा आया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो 24 की जगह हमने 25 कर दिया। अब अगर इन 15 की आयु का कुल योग याद करना है, तो 15 की गुणा 25 से कराइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करा लेते हैं, है ना। 25 की 15 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा सातों, 125 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं 25 यहाँ पर आ जाएगा, इसको प्लस कर लीजिए, है ना, 375 आ जाएगा, तो 375 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक 13 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो जब 13 इसमें से माइनस करोगे तो 347 आ जाएगा, और ये कितना है 375, तो इनमें कितना डिफरेंस है, वही नए लड़के की साथियों आयु यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए 375 में से अगर 347 को घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 28 वर्ष उसकी नए लड़के की आयु होगी। 28 वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। चलिए देखिए 20% की छूट पर बेची जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। 20% की छूट पर बेची गई है ना, 20% की छूट पर बेची गई, तो 80 में बेची गई होगी, उसका अंकित मूल्य कितना होगा साथियों, 100 होगा। 20 से कट करोगे 20 पंजे और 20 चौक, यानी कि उसका अंकित मूल्य 5 होगा, तो विक्रय मूल्य का अनुपात 4 होगा। तो 5:4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। उस त्रिभुज की ऊंचाई याद कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार आधा है और क्षेत्रफल क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए तो अगर मान लेते हैं साथियों ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई की अगर बात करें साथियों, मान लीजिए h है ना, ऊंचाई क्या है साथियों h है, और अगर बात करते हैं यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा साथियों, आधार की यहाँ पर बात की गई है, उस ऊंचाई के संगत आधार जो है ना आधा है, तो आधार आधा होगा, यानी कि अगर बात करें साथियों h/2 हो जाएगा, तभी तो ये आधा हो पाएगा। चलिए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख देता हूँ 1/2 गुणा आधार, और साथियों गुणा क्या हो जाएगी एक तरीके से गुणा, सॉरी ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई, और साथियों क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चलिए तो 1/2 आधार क्या है, सॉरी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो आपकी h है, और आधार क्या है h/2 यहाँ पर आ जाएगी। तो कुल मिला के साथियों ये कितना आपका हो जाएगा, अगर बात करते हैं ये देखिए क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा ना वो 144 निकल कर आएगा, 144 आपका ये हो जाएगा, दो की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 144 गुणा 2 दूना 4 यहाँ पर आ चुका है, और ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 12 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, तो 12 और 2 निकल आएगा, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर ये आपका उस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि 1495 और यहाँ पर भाग है सातों, 1495 भाग प्लस 23 प्लस 44 गुणा 9 माइनस 21, और यहाँ पर साथियों भाग 3, इसका मान आपको बताना है ना। चलिए तो सबसे पहले भाग कर लेते साथियों, 1495
और 23 से यहाँ पर साथियों करना है। तो 23 की अगर हम बात करें, 23 पंजे या 23 छंग कितने हो जाएंगे, देखिए जरा, 6 3 18, 6 दूना 12, सॉरी 12 13, 138, ये सही है, 138 आ गया है। और ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका कितना, 1 आ गया, और ये 1 आ गया, 5 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब 23 पंजे की अगर बात करें साथियों कितना हो जाएगा, 23 पंजे की अगर बात करें, 3 पंजे 15 हो गया, और 5 दूना 10, 11 हो गया, यानी कि साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा, पंजे आ जाएगा, और ये 115 पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा साथियों, 65 आएगा, प्लस आपका 44 की गुणा 9 से करिए। 44 की गुणा अगर 9 से करते हैं तो 9 चौक आपका 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ये आपका 39 हो गया, यानी कि 396 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 3 सत्ते के 7 आ जाएगा। तो इनको जोड़ो जरा, 6 और 5 11 हो जाएगा, ये 10 और 6 16 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, इसमें से 7 आपको घटा लेना होगा। तो 461 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 454 बचेगा। 454 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहने के एक्स और वाई एक साथ एक काम को 20 दिन में करते हैं। एक्स और वाई एक साथ करते हैं तो 20 दिन का समय लगता है। वाई अकेले अगर उस काम को करता है तो 25 दिन में लगता है। अगर एक्स अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा। देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका एक तरीके से 100 आ जाएगा साथियों। 20 पंजे और 20 चौक यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब ये है कि वाई एक दिन में साथियों 4 काम करता है, और एक्स और वाई एक दिन में 5 काम करते हैं। तो वाई एक दिन में 4 काम करता है, दोनों मिलकर 5 करेंगे, तो एक्स एक दिन में 1 काम करेगा, यानी कि टोटल काम साथियों कितना है, 100 है। ये टोटल काम है, टोटल काम अगर 100 है और एक्स एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ये 100 दिन में ही तो काम निपटा पाएगा। तो 100 दिन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आप लोग, यहाँ पर ये भाग होगा, है ना। 5400 भाग 2 माइनस 55 गुणा 11 प्लस 44 गुणा 3, इसको कैलकुलेट करना है। इसको भाग करोगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2700 आ जाएगा। 55 की गुणा 11 से अगर आप करोगे तो साथियों ऐसे 5 5 6 यानी कि 600, यहाँ पर 5 आ जाएगा। प्लस 44 की गुणा 3 से करोगे, 44 की गुणा, एक सेकंड, 44 की गुणा 3 से करोगे, 4 3 12 और 13 आ जाएगा, यानी कि 132 यहाँ पर आ गया है। तो अब अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो कितना आएगा मुझे बताइए। 605 में से 132 को घटा लीजिए, 605 में से 132 घटा लीजिए, 5 में से 3 जाएगा, और 10 ये हो गया, हो जाएगा आपका साथियों 10, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये 5 4 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया, 2700 माइनस 473, क्या आ गया साथियों, 473 आ गया। तो 2700 में से, है ना, 2700 में से 473 आपको, एक सेकंड बड़ी जल्दी में हो, गलत हो रहा है कई सारी चीज़ें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। हम्म 2700 में से आपको क्या घटाना है, 473 साथियों यहाँ पर घटाना है, और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको घटाओ साथियों, कितना आता है देखो जरा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में से यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये 26 हो गया, 26 में से साथियों जाएगा तो 22 बचेगा, यानी कि 2227 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये अंतिम सवाल है। कह रहे कि m बराबर 1500 है, और n बराबर क्या है, n बराबर 2000 है ना, n बराबर क्या है, n बराबर 2000 है। कहने के तो, अच्छा ये यहाँ पर आ गया, एक सेकंड, ये कुछ नहीं है, यहाँ से है। यानी कि तो m जो है n से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। चलिए तो मैं कहूँगा m जो है ये n से, है ना, कितना कम है साथियों, 500 कम है। 500 कम है तो साथियों 500 आ जाएगा, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 लगा देंगे। नीचे 500 कम है ना, तो साथियों 2000 यहाँ पर आएगा, 2000 से 500 कम है, तो इन 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो, 2 से कट करोगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25% कम होगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।